हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 2 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 2 जुलाई को आप लोग का साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी। खंड ब यानी सेक्शन बी में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों से 20 यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे और लास्ट में आपको बता देंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। उसके बाद है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, अंतर लिखना है। उसके बाद है कि वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंबों में क्या अंतर होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या ताप तय है। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें यानी सिद्ध करना है यहाँ पर F बराबर R/2। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाए। उसके बाद है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। उसके बाद है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि आक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं क्या हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। उसके बाद है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं। शोषण की परिभाषा लिखिए। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। धमनी और शिरा में अंतर लिखे, उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। तो 20 यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से 10 क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, 5 अंक निर्धारित हैं। तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो 20 और 20 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होती है। उसके बाद है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताए। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाओं को समझाए। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या है। निम्नलिखित समीकरण
से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ये समीकरण दिया गया है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाए। अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करे। 28 नंबर है कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करे। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं। और सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। तो पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन का प्रथम नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी चित्र में हम बताए थे इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण और बीच में यहाँ पर यह अभिलंब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि द्वितीय नियम आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये आई हो जाएगा यहाँ पर आपतन कोण, आर हो जाएगा परावर्तन कोण। तो यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर होता है। दूसरा नियम ये हो गया। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, लेकिन अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफ़ी कम होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण वाहनों में साइड मिरर का काम करता है और यह दर्पण वाहन के अग्रदीप में उपयोग होता है या दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आप लोग अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है और ये आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक का मतलब उल्टा ही होता है, तो वास्तविक यह उल्टा होता है और आभासी सीधा होता है। और यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इस तरह से अंतर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है पारदर्शी, प्रभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर लिखे। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। पारदर्शी इसमें होकर प्रकाश पूरी तरह पार हो जाता है। उदाहरण के लिए कांच, साफ पानी हो गया, ये पारदर्शी है क्योंकि इसमें प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाएगा, यानी आर पार हो जाएगा। और प्रभासी क्या कहता है, तो इसमें प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो पाता है। इसमें प्रकाश का कुछ ही भाग पार होता है। उदाहरण के लिए घिसा कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपारदर्शी, इसमें प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं हो पाता है। उदाहरण की लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, इसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो इस तरह से अंतर लिख देना है। उसके बाद है अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है। अपसारी किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती हैं और समांतर किरण पुंज ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। और अभिसारी किरण पुंज प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर यहाँ पर एक ही बिंदु पर जैसे मिलती हैं। यहाँ पर चारों तरफ से प्रकाश आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं या क्या तापता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r अक्षरांकित किया जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं तो उसे इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया 2H2 और O2, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया और अभिक्रिया करके यहाँ पर इस प्रकार से जल का निर्माण करता है। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर ये क्वेश्चन का उत्तर है, देख लीजिए, लिख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। तो पेट्रोलियम गैस यानी रसोई गैस, जिसे LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन यानी C4H10 ये ब्यूटेन का सूत्र होता है। इसके साथ इसमें कम मात्रा में प्रोपेन और एथेन भी मिले होते हैं। उसके बाद है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो तीर चिन्ह का प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह बताता है कि अभिकारक आपस में क्रिया करके किस उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तीर सिरा हमेशा उत्पादों की ओर होता है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं क्या हैं। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास यानी निकलना होता है। और अवकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा बाहर निकलता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का जलना। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण हो गया। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक हो सकते हैं आपस में संयोग करके एक नए एकल पदार्थ का निर्माण करता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि C हो गया कार्बन और यहाँ पर O2 हो गया ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य है। जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि विकास और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। उसके बाद है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित बना नहीं कर सकते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों जैसे पेड़ पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। यानी परपोषण दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया आदि, ये दूसरे पर निर्भर होता है। उसके बाद श्वसन की परिभाषा दे। तो वह जटिल जैव रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोशिकाओं के अंदर भोजन जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऊर्जा ATP के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन कोशिकाओं में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिससे ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा से शरीर की सभी दैनिक जैविक क्रियाएं जैसे चलना, वृद्धि, कोशिकाएं की मरम्मत आदि संचालित होती हैं। उसके बाद 20 नंबर है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। तो जीवों के शरीर में विभिन्न उपचायी
क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक और अनुपयुक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे यूरिया को बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, अमोनिया, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने की जैविक प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए। विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग यानी विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो अधिक अभिक्रियाशील वाला पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील वाला पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें केवल एक ही परमाणु या समूह स्थान बदलता है। उदाहरण के लिए देखिएगा यहाँ पर Fe+CuSO4 और अभिक्रिया करके FeSO4+ में Cu यहाँ पर ये बना रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉपर को विस्थापित किया गया है यहाँ से, तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। उसके बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें दोनों यौगिक के बीच परमाणुओं या समूहों की अदला बदला होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीजन एंड अवकरण अभिक्रियाओं को समझाए। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, लिख लीजिएगा और हम इसका PDF बता देते हैं। आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से सभी क्वेश्चन को देखकर लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है, तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब्जेक्टिव PDF यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।